तो मैथमेटिक्स का सबसे लॉजिकल चैप्टर में से एक है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज उसी को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर में एंटर करने के लिए सबसे पहले दो रूल्स हैं काउंटिंग के, जिनको फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग या कहीं कहीं पर इम्पॉर्टेंट लेमा है ना, उसको कह के लिखा जाता है। तो दो रूल्स हैं, एक है एडिशन रूल, दूसरा आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल क्या कहता है समझिएगा, कहता है लेट अ वर्क डब्ल्यू, है ना, वर्क मतलब कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, कहता है लेट अ वर्क डब्ल्यू इज सेट टू बी कंप्लीटेड, है ना। कोई एक वर्क डब्ल्यू कंप्लीट तब माना जाएगा, तब कहा जाएगा व्हेन आइदर वर्क W1 कंप्लीट्स और W2 कंप्लीट्स। अब ये इस लैंग्वेज फॉर्म में बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि काम तो W होना है, फिर ये W1 का क्या मतलब, W2 का क्या मतलब, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी को +2 की डिग्री चाहिए, तो वर्क W मतलब +2 की डिग्री चाहिए, और वो डिग्री तब मिलेगी, वो +2 पास तब माना जाएगा व्हेन आइदर W1 कंप्लीट्स, मतलब या तो वो CBSE बोर्ड से परीक्षा देकर पास कर जाए, और W2 कंप्लीट्स यानी कि स्टेट बोर्ड से परीक्षा देकर पास कर जाए, ये सेंस होता है। तो W1 जो वर्क है वो अपने आप में W के इक्विवेलेंट होता है, उसको W2 की जरूरत नहीं होती। उसी तरह W2 वर्क है वो अपने आप में W के इक्विवेलेंट है, उसको W1 की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दोनों वर्क इंडिविजुअली इक्विवेलेंट है, और किसी एक के हो जाने से W कंप्लीट हो जाता है। W1 कर दें तो भी W कंप्लीट हो जाता है, W2 कर दें तो भी W कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि एक रिवर है, ये बना हुआ, ये रिवर है और रिवर क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए मान लीजिए कि दो रास्ते हमारे पास। एक रास्ता है कि यहां पर बोट्स लगी हुई है, ठीक है, और बोट से जाएं। दूसरा है कि यहां ब्रिज बने हुए हैं, ब्रिजेस हैं, तो ब्रिज से जाएं। तो बोट के थ्रू रिवर क्रॉस करना हमारा काम है, रिवर क्रॉस करना, यानी वर्क W क्या हुआ, टू क्रॉस द रिवर। W1 क्या हुआ, बोट से रिवर क्रॉस करना, और W2 क्या हुआ, W2 हुआ ये ब्रिज से रिवर क्रॉस करना। बोट से रिवर क्रॉस करना जो है वो W1 है। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल कहता है कि NW यानी कि द नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्क W कैन बी कंप्लीटेड इज इक्वल टू NW1 प्लस NW2। क्या मतलब हुआ, W1 कितने तरह से किया जा सकता है और W2 कितने तरह से किया जा सकता है, उन दोनों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पूछा जाए कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन क्रॉस द रिवर, तो रिवर क्रॉस करने के दो वर्क हैं, W1 और W2। W1 हो गया थ्रू बोट और W2 हो गया थ्रू ब्रिज। तो आप इसको लिखेंगे कि NW बराबर लिखेंगे NW यूजिंग बोट प्लस NW, है ना, यूजिंग ब्रिज। बोट कितने तरह से जाएंगे, अलग, यहां मान लीजिए 3 अलग अलग बोट है, हर एक बोट से क्रॉस करने का एक मेथड हुआ। 3 बोट है तो 3 मेथड हुआ। आप इस ब्रिज से भी क्रॉस कर सकते हैं, इस ब्रिज से भी क्रॉस कर सकते हैं, तो हर एक ब्रिज से क्रॉस करने का अपना एक मेथड हुआ। तो 2 ब्रिज है तो +2 क्या हो गया, ये 5 वेज हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं एडिशन रूल। इसमें पहचान है कि वर्क जो W1 है और W2 उसके बीच में और लगा रहेगा, ये और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है ये समझा जाए। तो कहता है लेट अ वर्क W इज सेट टू बी कंप्लीटेड व्हेन वर्क W1 completes and W2 also completes, W2 also completes। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि if a work W is said to be completed when works W1 and W2 both are completed। तो यहां जो W1 होता है वो W का एक पार्ट होता है। पिछले केस में एडिशन रूल में W1 W का पार्ट नहीं था, W1 हो जाने से W हो जाता था, W2 हो जाने से W हो जाता था। यहाँ W1 इस W का एक पार्ट है और W2 बचा हुआ पार्ट, इसीलिए W1 और W2 दोनों होने से ही W कंप्लीट होता है,
ठीक है, तो ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा और तब यहाँ पर लिखेंगे NW इक्वल टू NW1 इंटू NW2, ठीक है। और यहाँ समझेंगे कि ये जो एंड्स है W1 एंड W2, तो एंड का सिंबल जब भी आएगा दो वर्ग के बीच में वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा ये इस तरह से, ठीक है। इसको एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि किसी को IIT में एडमिशन लेना है, तो वर्क हो गया गेटिंग अ सीट, गेटिंग एडमिशन इन IIT। W1 हुआ +2 पास करना, W2 हुआ IIT का एंट्रेंस एग्जाम पास करना। तो W में या W वर्क कैसे होगा, IIT में एडमिशन कैसे होगा, कितने तरह से होगा, तो कहते हैं कि W1 यानी +2 पास करने के जितने मेथड है मल्टीप्लाइड बाई एंट्रेंस एग्जाम पास करने के जितने मेथड है उनको मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। ये तरीका होता है इसको रास्ते से देखो, नंबर ऑफ वेज जो है रोड मैप्स बनाकर देख सकते हैं आप इसको। मतलब जैसे ABC 3 सिटीज हैं मान लीजिए, या 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। और किसी आदमी को A से C तक जाना है, ठीक है। तो कहता है एक आदमी कितने तरह से, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम A टू C, है ना, कितने तरह से एक आदमी A से C तक पहुंच सकता है। तो आपको महसूस होना चाहिए कि ये NW A to B इंटू NW B to C करना पड़ेगा। मतलब एक आदमी A से B तक कितने तरह से पहुंचेगा, नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन कंप्लीट द जर्नी फ्रॉम B to C। A से B तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उसको गुना करना होगा B से C तक पहुंचने के रास्ते हैं उससे। ऐसा क्यों होता है मल्टीप्लिकेशन रूल में। अब देखो कि A से C तक पहुंचना है तो आपको A से B तक का जर्नी भी कंप्लीट करना होगा, एट द सेम टाइम B से C तक का भी जर्नी कंप्लीट करना होगा। यानी ये जर्नी A से C का एक हिस्सा है और ये जर्नी बचा हुआ हिस्सा है, दोनों करने से ही पूरा होता है। मान लीजिए कि रास्तों का हम नाम देते हैं A B C, ठीक है, ऐसे इसका नाम देते हैं 1 2 3 4। अब इसके प्रत्येक रास्ते से आगे 4 रास्ते खुलेंगे। कैसे, A1 A2 A3 A4, तो 4 ऐसे हो गया। उस तरह B से चलेंगे B1 B2, है ना, B3 B4। उस तरह C से चलेंगे C1 C2 C3 C4। काउंट करिए, 4 4 8 4 12 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसको 3 इंटू 4, देखिए 12 आ जा रहा है। तो अगर इसी तरह से मान लीजिए कोई टास्क है जिसमें W एक वर्क है, पूछा जा रहा है कितने तरह से ये वर्क कंप्लीट होगा, तो NW1 यानी W1 करने के तरीके अगर M है और W2 जो रेसिडुअल पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसको करने के तरीके अगर N है तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा यानी M इंटू N। तो अगर कोई काम W1 करने के M तरीके हैं, W2 करने के N तरीके हैं, और W तभी कंप्लीट होता है जब W1 W2 दोनों किया जाए, तो उनके मेथड्स को, उनके नंबर ऑफ वेज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। अब इसी में आ सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में कि एक आदमी A से निकलता है और C तक जाकर फिर लौटता है, यानी ट्रिप कंप्लीट करता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन कंप्लीट द ट्रिप, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन कंप्लीट द ट्रिप। तो ट्रिप कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, आपको A से जाना होगा C तक और C से बैक आना होगा A तक। और फिर इसके लिए क्या करना होगा, हम लिखेंगे जर्नी करना होगा A to B एंड जर्नी फ्रॉम B to C, ठीक है, एंड जर्नी फ्रॉम C to B एंड जर्नी फ्रॉम B to A, इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ वेज निकालना है, तो एंड की जगह हटा क्या करना पड़ेगा, एंड की जगह केवल मल्टीप्लिकेशन डालते चले जाइए। ऐसे कितना होगा देखो, तो A से B तक जाने के 3 रास्ते, B से C तक जाने के 4 रास्ते, C से B तक वापस आने के 4 रास्ते,
और फिर बी से वापस आने के 3 रास्ते, मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो जाएगा। इसी में कभी कभी सवाल ये उठता है कि इन हाउ मेनी वेज द ट्रिप कैन बी कंप्लीटेड विदाउट फॉलोइंग द सेम रूट। विदाउट फॉलोइंग द सेम रूट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि जाते समय कोई आदमी इधर से गया और फिर यहां से ऐसे चला गया, ठीक है, तो इस पर इस पाथ को नहीं आना है, ड्यूरिंग रिटर्न इस पर नहीं आना है, ड्यूरिंग रिटर्न इस पर नहीं आना है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये होगा कि ए से बी तक तो आप 3 तरफ से जाएंगे, बी से सी तक तो आप 4 तरफ से जाएंगे, लेकिन लौटते समय इन हाउ मेनी वेज द पर्सन कैन रिटर्न फ्रॉम सी टू बी, है ना, रिजेक्टिंग द सेम रूट। तो जिस रूट से गया है उस रूट को रिजेक्ट करना है। तो लौटते समय कितने रास्ते बचेंगे? 4 में से 1 घट गया, ये गया है, इसमें नहीं आना है, तो कितना होगा? 3। उससे तो बी से ए तक आने में, यहां से यहां तक आने में इसको छोड़ देना, तो कितना रास्ता बचा? 2, ठीक है, दोनों का। तो इसका आंसर आया 144 और इसका आंसर आया 72, ठीक है। ये वो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो अब हम लोग इंटर कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिगिनर्स जो होते हैं उनको यही पता नहीं चलता कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, तब उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके। परमुटेशन का लिटरल मीनिंग, यानी कहते हैं ना शाब्दिक अर्थ, उसका मतलब होता है अरेंजमेंट। हिंदी में आप कह सकते हो सजावट, ठीक है, सजाना। जैसे फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी करने के दरमियान कभी देखते हो किसी एक आदमी कहते हो कि आप इधर चल जाइए, दूसरे आदमी कहते हैं आप इधर चल जाइए। तो आदमियों को इधर उधर करना मतलब सजावट में हेर फेर करना, नई सजावट, नई व्यवस्था तैयार करना। होता क्या है अरेंजमेंट? होता क्या है परमुटेशन? फिर ये कॉम्बिनेशन से डिफरेंट क्यों है? पहले इस बात को समझिए। कहता है परमुटेशन ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब मान लीजिए 10 एलिमेंट है ना, 10 लेटर हैं, 5 डिजिट है, 60 डिजिट है, 60 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये सब का गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी अरेंज्ड। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से कुछ को लेकर या सब को लेकर, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 10 आदमी आए, तो हो सकता है कि 10 को लेकर एक साथ फोटो खींचा जाए, या 3 को लेकर एक फोटो खींचा जाए, 4 को लेकर फोटो खींचा जाए। तो वही लिखा हुआ है कि अगर गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो अरेंजमेंट का मतलब होता है कि उनमें से कुछ को लेकर या सम को लेकर, है ना, कुछ को लेकर या टोटल को लेकर उनको अरेंज करना है। अरेंज करना मतलब कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो अगर आदमी का पोजीशन अगर चेंज करते हैं, जो फर्स्ट है उसको सेकंड कर दिया, जो सेकंड है फर्स्ट कर दिया, तो कहते हैं ना कि रिलेटिव ऑर्डर चेंज कर देना। तो जैसे ही रिलेटिव ऑर्डर चेंज होगा एक नई सजावट बन जाएगी, ठीक है। परमुटेशन का ये होता है मीनिंग। इसको एक छोटे एग्जांपल से चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 डिजिट है 1 2 3, ठीक है। तो अगर ऐसे अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका वैल्यू 123। लेकिन इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, 2 3 को एक्सचेंज कर देते हैं, एलिमेंट्स वही है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या? एक नई सजावट आ गई, एक नया नंबर फॉर्म कर गया। अगर लिखते हैं 213, नंबर फिर एलिमेंट्स वही है, लिखते हैं 231, लिखते हैं 312, 321। तो आप 3 डिजिट्स को अलग अलग तरह से सजा कर देखिए, 6 तरह के अरेंजमेंट हमने बनाए, यानी 6 परमुटेशन से। अब अगर मान लीजिए आपके पास दे दिया था कि 1 2 3 9 0, 10 डिजिट है, इनमें से किसी 3 को लेकर सजाइए। तो कभी 1 2 3 लेकर सजाएंगे, कभी 1 2 4 लेकर सजाएंगे, कभी 4 5 8 लेकर सजाएंगे, ठीक है ना। अगर कहता जितना मन करे उतना लेकर सजाइए, तो हम केवल एक एलिमेंट को लेकर सजा सकते हैं, केवल 2 एलिमेंट को लेकर सजा सकते हैं, 3 एलिमेंट को लेकर सजा सकते हैं, सबको लेकर सजा सकते हैं। तो ये टोटल सजावट जो होती है वो कहलाता है परमुटेशंस, ठीक है। तो परमुटेशंस में एक बात खासकर ध्यान रखने की है कि सारे एलिमेंट्स को सेम रखने के बावजूद अगर उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज कर जाता है तो एक नई चीज बन जाती है, जैसे ये और ये दोनों अलग अलग, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया POT पॉट, क्लियर। अगर हम इसको ऐसे कर दें, P और O का पोजीशन से करें OPT, एक नया वर्ड सजावट बन गया, एक नया वर्ड बन गया, ठीक है। ये होता है, इसलिए अलग से लिखा हुआ है
रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मीनिंगफुल। किसमें? परमुटेशन में। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में केवल टीम बनानी होती है, जस्ट सेलेक्ट कर लेना होता है। सेलेक्ट करने के बाद उनमें रिलेटिव ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। इन कॉम्बिनेशन रिलेटिव ऑर्डर इज मीनिंगलेस। तो आप इसको कैसे कहेंगे? कि कॉम्बिनेशन का लिटरल मीनिंग होता है सिलेक्शन, बस केवल चयन कर लेना है, ग्रुप बना लेना है, टीम बना लेना है। ठीक है, अगर n डिफरेंट एलिमेंट्स दिया हुआ हो तो उनमें से कुछ का या टोटल का सिलेक्शन कर लेना ही कहलाता है कॉम्बिनेशन। और इसमें रिलेटिव ऑर्डर जो होता है वो मीनिंगलेस होती है। रिलेटिव ऑर्डर इज मीनिंगलेस, मतलब इसका कोई काम नहीं होता, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि 3 पॉइंट है, A B C, 3 पॉइंट। मैं भी 3 ही दिखा रहा हूं, फिर थोड़ा बढ़ा दूंगा इसको। अगर मान लो कि कोई आदमी A को पहले B से मिलाए, A to B, फिर B को C से मिलाया और फिर C को A से मिलाए, A B C, ट्रायंगल बन गया। एक दूसरा आदमी क्या करता है, उल्टा चलता है कि भाई A से स्टार्ट किया, लेकिन पहले A से C तक गया, फिर C से B तक आया, फिर B से तक आया, ट्रायंगल ACB। बताइए, तो सेम ट्रायंगल बना है कि डिफरेंट ट्रायंगल बना है? ट्रायंगल सेम बन रहा है। उससे लिखते हैं B से स्टार्ट कीजिए, BAC या BCA, ट्रायंगल CAB या ट्रायंगल CBA। ये सारे ट्रायंगल सेम ही बन रहे हैं, CAB CBA। इसमें पोजीशन को चेंज किया गया है, ऑर्डर चेंज किया गया है। किसका? पॉइंट्स का। A to B, B to C, ट्रायंगल ABC बना। फिर A to C, C to B, ट्रायंगल वही बन रहा है। तो ये सारे ट्रायंगल्स एक ही बन रहे हैं, जबकि इनका रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ है। अब ये किस में आएगा? ये कॉम्बिनेशन की थ्योरी होगी कि रिलेटिव पोजीशन चेंज करने के बाद भी, एलिमेंट्स के रिलेटिव ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी वही चीज सामने आती है। परमुटेशन में रिलेटिव ऑर्डर चेंज करते ही एक नई चीज आपके सामने आएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लिया आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अपने सलाद का ऑर्डर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि वेटर जो है उसके पास 3 एलिमेंट था, गाजर था, कुकुम्बर था और टमाटर था, टोमेटो। एक वेटर क्या करता है, एक प्लेट में पहले उसने कैरेट काट कर डाला, फिर उसने कुकुम्बर हटाकर मैं ओनियन दे देता हूँ, ओनियन, फिर ओनियन डाला, फिर टोमेटो डाला। दूसरा वेटर आता है, उसने क्या किया, पहले प्याज काट लिया, ओनियन, देन कुकुम्बर, सॉरी, देन कैरेट, देन टोमेटो। तीसरा वेटर जो है वो पहले टोमेटो काटता है, देन कैरेट, देन अब मिक्स कर लिए। देखिए, तो ये सलाद और ये सलाद, ये सलाद, तीनों में कोई डिफरेंस दिखाई देगा? कोई डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा, जबकि उनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो आप बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, और हमेशा देखना कि एलिमेंट्स को सेम रखते हुए, जैसे ही 2 एलिमेंट्स अपना पोजीशन एक्सचेंज करते हैं और एक नई चीज़ बन जाती है तो वो परमुटेशन है। और पोजीशन चेंज करने के बाद भी नई चीज़ नहीं बनती है तो फिर क्या है, वो कॉम्बिनेशन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। फिर इसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूले पर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं परमुटेशन की पहली आर्टिकल या पहला फॉर्मूला जो बनेगा, कहता है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस यानी अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। पहले इस बात को समझिएगा, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम का मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि आपके सामने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एट ए टाइम जो सजावट करेंगे वो r ही एलिमेंट्स का सजावट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप R शीट्स बना लीजिए, ऐसे R पोजीशंस, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से R शीट्स बना लिए। अब एक रो में मैंने दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि सीट्स एक रो में ही रहेंगे, रो में भी रह सकते हैं, कॉलम में भी रह सकते हैं, वो स्कैटर्ड रह सकते हैं, लेकिन वो सीट्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने घर में आपने 8 सीट्स लगा रखी है, लेकिन इन गेस्ट को इनवाइट कर लिया और उनको बैठना है, तो कैसे बैठेंगे? तो मान लीजिए पहला सीट खाली देखकर सारे आदमी आए, यहाँ पर कोई भी एक आदमी बैठ सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट
एक सीट को भरने का एक तरीका हुआ, इस पर ए बैठेगा वो एक तरीका हुआ, इस पर बी बैठेगा वो एक तरीका हुआ, इस पर सी बैठेगा वो एक तरीका हुआ। एन ऑब्जेक्ट्स हैं या एन डिफरेंट आदमी ले लिए, पर्सन्स ले लिए, प्रत्येक आदमी बैठ रहा है, अलग अलग आदमी बैठ रहा है, हर आदमी का एक तरीका, तो ये हुआ एन वेज। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सीट को फिलअप करने के बाद, जैसे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है या एन पर्सन्स हैं, पहला सीट फिल करने के बाद कितने पर्सन्स बच जाएंगे? n-1। तो सेकंड सीट फिल करने के n-1 वेज बच जाएंगे, थर्ड सीट के लिए n-2 वेज। इस तरह से जब RS सीट पर फिल करना होगा तो RS सीट को फिल करने के कितने मेथड होंगे? r-1। देखो थर्ड सीट है तो 2 डिडक्ट हो रहा है, सेकंड सीट है तो 1 डिडक्ट हो रहा है, तो RS सीट है तो कितना डिडक्ट करोगे? r-1, ये बराबर हो जाएगा n-r+1। ठीक है, लेकिन जब सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो क्या किसी एक सीट को भरना है कि सबको भरना है? सबको भरेंगे तब जाके ये सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा। यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए W1 काम है फर्स्ट को भरना, फिर W2 काम है सेकंड को भरना, फिर W3 काम है थर्ड को भरना, WR काम है RS को भरना। तो W काम कब होगा? जबकि सारे हो जाएं। इसका मतलब NW बराबर क्या लिखोगे? NW1 इंटू NW2 इंटू NW3 एंड सो ऑन NWR। तो ये हो जाएगा बराबर N इंटू N-1 इंटू N-2 एंड सो ऑन N-R+1। ये हुआ। ये याद करने में ठीक नहीं होगा, तो इसको फॉर्मूले की शक्ल में डालने के लिए क्या किया जाए? ठीक है, तो फॉर्मूले की शक्ल में डालने के लिए देखिए इसके आगे के डिजिट्स क्या है। ठीक है, आगे का डिजिट है नंबर क्या है? तो n-r+1 के बाद का नंबर क्या होगा? इंटीजर क्या होगा? n-r। इसके बाद का नंबर क्या होगा? n-r-1। इस तरह ये 3 to 1 तक चला जाएगा। तो n-r+1 के बाद के जो इंटीजर्स हैं, है ना, वो सारे इंटीजर्स अप टू 1 मल्टीप्लाई कर देने हैं और उसी से डिवाइड भी कर देना है। तो ऊपर में जो 1 to n है ये हो गया फैक्टोरियल है, 1 to n का प्रोडक्ट फैक्टोरियल। नीचे 1 to n-r जो ये हो जाएगा n-r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली लिखा गया है ऐसे NPR। ठीक है, सिंबॉलिकली लिखा गया NPR। ये हुआ कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एट ए टाइम अरेंजमेंट में r ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो कितने टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे? ये टोटल अरेंजमेंट्स हो गए NPR जो बराबर होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करता है। ठीक है, जैसे अगर आप वर्ड बनाएंगे, लेटर बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे और नंबर बनाएंगे, तो वर्ड बनाने में क्या हुआ कि कोई एक लेटर रिपीट कर सकता है। जैसे एप्पल में P 2 बार आ गया। किसी का रोल नंबर है मान लिया कि 1,33,365, तो 3 बार रिपीट किया। ठीक है ना, तो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स वो लिविंग एलिमेंट्स में नहीं हो सकता, लेकिन नॉन लिविंग एलिमेंट्स में, वर्ड फॉर्मेशन में, नंबर फॉर्मेशन में हो सकता है। तो अगर आपके पास आर्टिकल ऐसा हो कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस यानी अरेंजमेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, और लिख दिया कंडीशन कि व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सवाल में अगर, क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं रहता है तो इसका मतलब होता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड है ये लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा, अगर इसकी चर्चा नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ लिविंग एलिमेंट्स में नहीं होगा। जैसे आप अपने घर में गेस्ट को बुला लें, गेस्ट को बिठाना हो, पेट डॉग्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, उसको बिठाना हो, तो उसमें नहीं चलेगा। ये चलेगा कि इसमें पासवर्ड बनाने में, वर्ड बनाने में, नंबर्स बनाने में। ठीक है, तो अब इसको कैसे होगा? फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने एलिमेंट्स हमारे पास टोटल? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी एक भर दिए n तरह से। सेकंड को भरने के लिए जो यहाँ फिल कर चुका है वो दोबारा यहाँ फिल कर सकता है। जैसे a यहाँ भर दिए तो यहाँ भी ये भरा जाएगा, यहाँ भी ये भरा जा सकता है।
ठीक है, तो यहां पर एलिमेंट लॉस नहीं होता है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स, यानी इन डिफरेंट वेज। सेकेंड, अगेन इन वेज। थर्ड, अगेन इन वेज। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट इसमें से यहां भरा गया है वो यहां फिर भर सकता है। जैसे रोल नंबर बनाने में अगर आपने यहां 3 फिलअप किया तो यहां भी 3 फिल कर सकते हैं, यहां भी 3 फिल कर सकते हैं, रिपीट होता है। ठीक है, इस तरह से rth प्लेस जो है वो भी n हो गया। अब इसको एग्जांपल समझ लिए कि हम सब जगह 1 डाल दिए। मान लीजिए 6 प्लेस है, रोल नंबर लिखेंगे तो 1,11,111, 5,55,555, 5 ही रिपीट कर रहा है इस तरह से। तो इसमें जो अरेंजमेंट्स होंगे टोटल क्या होगा बताओ तो, कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना आया इसमें? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यानी टोटल नंबर परमुटेशंस कितना आएगा? सबको मल्टीप्लाई करिए, n इंटू n इंटू n इंटू n। ये n कितनी बार आया? ये r टाइम्स आएगा, प्रत्येक प्लेस के लिए एक बार n आ रहा है, तो ये बराबर कितना हो गया? n टू द पावर r। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट n टू द पावर r है इसको हम npr नहीं कहते हैं, है परमुटेशन है, लेकिन इसको npr नहीं कहते। npr कहते हैं जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है, यानी इस रिजल्ट को ही हम लोग npr कहते हैं। ठीक है, अगली आर्टिकल npr के बाद आएगा ncr। ठीक है, इस तरह से ncr, ये c कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म, यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस मेड फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन ईच ग्रुप, यानी कि ईच सिलेक्शन कंटेन r ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा है, जैसे अगर मान लीजिए कि a b c d e f इस तरह से 6 एलिमेंट है, आप 2 एलिमेंट का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो a b a c a d b c c d e f इस तरह से दो के कितने एलिमेंट बनेंगे? तो ये 2 हो गया r और ये 6 हो गया n। ये सेंस हुआ इसका। तो समस्या ये है कि आखिर इसका वैल्यू, जैसे npr निकाला जाए, इसको कैसे निकाला जाए, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए? तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलती है, इसकी वैल्यू इनडायरेक्ट निकलती है। और इसको समझने के लिए डायरेक्ट में बोलूँगा तो नहीं समझेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, उसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बर्थडे पार्टी में अपने 4 फ्रेंड ए बी सी डी को घर पे बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन सीट्स आपने 3 ही लगा रखी थी, तो कोई 3 ही बैठेगा, एक तो बैठेगा नहीं। तो अगर मान लीजिए यहां ए बी सी बैठता है तो डी छट जाएगा। अगर मान लीजिए कि ए बी सी के बाद ए बी डी बिठाते हैं तो सी छट जाएगा। अगर ए सी डी बिठाते हैं तो बी छट जाएगा। अगर बी सी डी को बिठाते हैं तो ए छट जाएगा। क्लियर है? ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। या उल्टा भी चल सकते हैं कि डी को मैंने छाट दिया तो ए बी सी बैठा। ठीक है, तो एक तरीका है कि 3 आदमी हैं तो पहले ही चारों को जाकर एक फॉर्मल तरीका बताइए कि 4 फ्रेंड हैं, 3 ही सीट है। तो आप क्या करोगे कि एक से फ्रेंड को मनाओगे कि भाई तुम थोड़ा रुक जाओ, बाकी 3 को खा पी लेने दो और जाने दो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो डी को पहले ही हमने छाट लिया और एबीसी को बैठाया। अब ये एबीसी यहां बैठेगा तो वो कितने तरह से बैठेगा? तो एबीसी अपने आप में एक सिलेक्शन है, लेकिन जब उसको बिठाएंगे और पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, नई सजावट बनेगी, तो वो फिर परमुटेशन हो जाएगा। तो केवल पहले एबीसी ग्रुप को देख लो। एबीसी अपने आप में सिर्फ एक ग्रुप हुआ ही। अब एबीसी ग्रुप कितने परमुटेशन को बनाएगा? तो उसको आप अलग से देख ले इस तरह से कि ये 3 सीट है, हमने ए बी सी ऐसे बिठाया, ए फर्स्ट बी सेकंड सी थर्ड। उसके बाद ए फर्स्ट सी सेकंड बी थर्ड, ए सी बी बन गया। फिर हुआ बी ए सी बी सी ए, फिर हुआ सी ए बी, इस तरह सी बी ए। ऐसे इसी को आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो 3 सीट थी हमारे सामने और 3 आदमी, जो ए बी सी नाम का 3 आदमी है, तो कहेंगे पहला सीट पर इन तीनों में से कोई भर सकता है, या तो ए या तो बी या तो सी, कोई भी बैठ सकता है, यानी 3 तरह से। दूसरे सीट को कितने तरह से बिठाया जाएगा या भरा जाएगा? तो कोई एक, कोई 2, बचे 2 में से कोई एक, यानी 2, और तीसरा 1। मल्टीप्लाई कर दिए तीनों, कितना हो गया? फैक्टोरियल 3। तो 3 में से कोई एक यहां बैठा 3 तरह से, बचे 2 में से कोई एक यहां बैठा 2 तरह से, लास्ट में एक जो बचा वो एक यहां मल्टीप्लाई कर दिए, चूंकि तीनों सीट को भरना है, मल्टीप्लाई की फैक्टोरियल 3। तो 3 आदमी 3 सीट पर बैठता है फैक्टोरियल 3 तरह से। 4 आदमी होता तो फैक्टोरियल 4, 8 आदमी होता तो फैक्टोरियल 8। अब आप देखिए कि आपके पास कितने ग्रुप बने थे।
एक ग्रुप ABC का है, एक ग्रुप ABD का है, एक ग्रुप ACD का है, एक ग्रुप BCD का है। तो इसको बिठाने के कितने तरीके हुए? फैक्टोरियल 3, इसको बिठाने के फैक्टोरियल 3, इसको बिठाने के फैक्टोरियल 3, इसको बिठाने के फैक्टोरियल 3। तो टोटल सजावट कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो अब बनेगी हमारी वो हो जाएगी 4 इंटू फैक्टोरियल 3, जो कि हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हुआ कि पहले ही हमने एक आदमी को छांट लिया। जब डी को छाटा, ABC को बैठाया, ABC यहां बैठा फैक्टोरियल 3 तरह से। जब हमने C को छाट लिया तो ABD को बैठने के लिए कहा, ABD कितने तरह से बैठा, वो भी फैक्टोरियल 3 तरह से। फिर B को छाटा, ACD को बैठने कहा, फिर A को छाटा, BCD को, और हर एक ग्रुप जो बनता गया वो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, 4 बार फैक्टोरियल 3 मिला, तो 24 आंसर आ गया। दूसरा है कि फ्रेंड्स आ गए हैं और 3 सीट आपने लगाई है, वह किसको हम छाटें, सारे मेरे लिए एक जैसे हैं, तो खुद चले गए खाना लाने के लिए, बोले तुम लोग बैठ जाओ यार, तुम लोग खुद से डिसाइड कर लो कौन बैठोगे कौन नहीं बैठोगे। तो क्या होगा कि एक सीट पर तो एक ही आदमी को बैठना है। अब ABCD में से कोई एक यहां बैठेगा, कितने तरह से? 4 तरह से। फिर यहां पर एक तो यहां बैठ गया, बचा 3 आदमी, 3 में से कोई एक यहां बैठेगा, कितने तरह से? 3 तरह से। बच गया 2 आदमी, 2 में से कोई एक बैठेगा यहाँ, कितने तरह से? 2 तरह से। और एक जो छट गया वो छटा रह गया, वो जैसे यहाँ छटा था, यहाँ पहले छट रहे हैं, वहां बिठाने के बाद ऑटोमेटिक छट जा रहा है, बात एक है। अब यहाँ कितना अरेंजमेंट हुआ देखे तो कितना हुआ? 24। तो इस मेथड में डायरेक्ट सिटिंग मेथड है कि भाई तुम लोग खुद बैठ जाओ। अगर n आदमी है तो पहला n तरह से, दूसरा n-1 से, तीसरा n-2 से, लास्ट में जो छट गया वो किनारे हो गया। ठीक है, दूसरा है कि पहले ही छांट लेते हैं। ठीक है, तो 2 मेथड्स हमारे सामने हैं NPR को निकालने, NPR को समझने का। तो सिटिंग अरेंजमेंट को करने के लिए एक है कि डायरेक्ट बॉक्स फिट, ये डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग है ना, सीट फिलिंग मेथड लगाइए। दूसरा है कि जितना सीट्स है पहले उतने लोगों को चुन लिया जाए, उनका सिलेक्शन कर लिया जाए। ठीक है, अगर इस बात को समझते हैं तो मैं एक शॉर्ट रिपीटेशन कर रहा हूं कि हमारे पास ABCD 4 फ्रेंड्स हैं और 3 सीट्स हैं, इनको बिठाना है। बिठाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड ही लगाते हैं, भैया तुम 4 में से कोई जाके जैसे मन करता है बैठ जाओ। इन 4 में से कोई एक बैठा 4 तरह से, दूसरा सीट पर बैठा, बचे 3 में से कोई एक 3 तरह से, और फिर तीसरे सीट पर 2 में से कोई एक 2 तरह से, यानी 24। लेकिन 3 आदमी ही बैठेगा ना, चौथा तो एक छट ही गया। ठीक है, तो डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड में भी एक छट रहा है। अब यहां पर क्या है कि जब एक छटना ही है, 3 ही सीट है और 3 आदमी बैठेगा, एक छटना ही, तो पहले ही छाट लेते हैं। तो अगर हम डी छाटते हैं तो ABC नाम का ग्रुप बनता है, इस ABC को यहां बिठाते हैं और ABC यहां बैठता है ऐसे, ABC, ACB, BAC, BCA, इस तरह से 3 आदमी यहां बैठता है फैक्टोरियल 3 तरह से। अगर हम C को छाटते हैं तो ABD फैक्टोरियल 3 तरह से, अगर B को छाटते हैं तो ACD फैक्टोरियल 3 तरह से, अगर A को छाटते हैं तो BCD फैक्टोरियल 3 तरह से। यानी कि ABC, ABD इस तरह से 4 ग्रुप बनता है, 3-3 आदमी का 4 ग्रुप बनता है और हर एक ग्रुप फैक्टोरियल 3 तरह से बैठता है। तो टोटल अरेंजमेंट कितना होता है? फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी 4 इंटू फैक्टोरियल 3, जो यहां लिखा हुआ वो भी 24 आता है। देखिए दोनों सेम डेटा आया है। तो अगर इस बात को समझते हैं तो NPR और NCR को हम ऐसे रिलेट करते हैं कि हमारे पास टास्क है total number of permutations of n different objects taken are at a time। ये हमारे पास टास्क है। ठीक है, और हम इसको फर्स्ट मेथड यूज करते हैं जो हम लोग पढ़ चुके, डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड या सीट फिलिंग मेथड। ठीक है, डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग है ना, उस मेथड से आते हैं। तो कितना आया? वो NPR आया, जो कि n इंटू n-1 एंड सो ऑन। ठीक है, n-r+1, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने लिखा था फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r, ये लाया था। ये फर्स्ट मेथड। अभी जो हम लोग पढ़े सेकंड मेथड, उसमें क्या है कि हमको बिठाना तो r आदमी को है और आदमी तो n है और n ग्रेटर देन r है, n ग्रेटर देन r। आदमी ज्यादा है, सीट कम है, तो आदमी ज्यादा सीट कम है और सीट r है तो r ही आदमी बैठेगा, n-r आदमी तो बैठेगा नहीं। तो सबसे सेकंड मेथड में हम लोग क्या करें कि हम लिखेंगे कि
make selections of R objects from n different objects। जो दिया हुआ n different objects है उनमें से आप सिलेक्शंस कर लिए, और इसको सिंबॉलिकली हम NCR कहते हैं कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उससे R का सिलेक्शन करना है, तो उसका वो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ईच ग्रुप कंटेनिंग R ऑब्जेक्ट्स वो कितना होगा NCR। इसकी वैल्यू कितना है नहीं पता, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं एंड देन arrange each group of R objects upon R seats। तो बताइए तो कि R ऑब्जेक्ट है और हमारे पास R सीट बनी हुई हो इस तरह से 1 2 3 इस तरह से। अब R ऑब्जेक्ट्स है तो R ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्लेस पर बिठाएंगे R तरफ से, सेकंड पे R-1, थर्ड पे R-2, इस तरह लास्ट में कितना होगा 1, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना जाएगा फैक्टोरियल R। तो R सीट पर R ऑब्जेक्ट को बिठाएंगे तो कितना अरेंजमेंट आएगा फैक्टोरियल R। तो मैं लिख रहा हूं कि अरेंज ईच ग्रुप ऑफ R ऑब्जेक्ट्स अपॉन R सीट्स इन फैक्टोरियल R वेज, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा कि Therefore, total number of arrangements यानी कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस वो कितना होगा, वो बराबर होगा NCR इंटू फैक्टोरियल R। और अभी थोड़ी देर हम लोग पहले पढ़े थे डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड करने के बाद जो रिजल्ट आता है सीट के बराबर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेना, ग्रुप बनाना और हर एक ग्रुप को अरेंज करना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप formed each containing R objects multiplied by arrangement of number of arrangement of each group, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों क्या होता है बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा NPR बराबर हो गया NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो इस तरह से क्या होगा कि आप बता पाएंगे कि therefore NCR बराबर कितना होगा NPR अपॉन फैक्टोरियल R, NPR बाई फैक्टोरियल R, ठीक है। और ये रिजल्ट कितना हो जाता है ये रिजल्ट आ जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस R। ये तो NPR की वैल्यू थी, नीचे फैक्टोरियल R इस तरह से। तो NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R, ये NCR हुआ। तो NCR डायरेक्ट नहीं निकलता, वो NPR का ही एक डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड कि पहले जितनी सीट्स है उतने ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाया जाए, कितना ग्रुप बनता है, फिर प्रत्येक ग्रुप को अरेंज किया जाए। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म मल्टीप्लाइड बाई अरेंजमेंट ऑफ ईच ग्रुप, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से टोटल नंबर अरेंजमेंट निकलता है सेकंड मेथड से, और फर्स्ट मेथड से टोटल अरेंजमेंट मिला, दोनों को हम लोग बराबर करते हैं, ये चीज होता है। अब NCR को एक और समझिए, चूंकि ये लॉजिकल चैप्टर है इसलिए जितना समझेंगे उतना फायदा होगा कि NCR जो है जिसकी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R है। अगर आप NCN माइनस R निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। NCN माइनस R कितना आएगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस R इंटू n माइनस n माइनस R, जो कि R ही हो जाएगा, फैक्टोरियल R हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर NC अल्फा इज इक्वल टू NC बीटा दिया हुआ तो इसका मतलब होता है कि या तो अल्फा और बीटा होगा, आइदर अल्फा इक्वल टू बीटा। दूसरा है कि अल्फा इज इक्वल टू n माइनस बीटा हो सकता है, क्योंकि NC बीटा बराबर NCN माइनस बीटा भी हो सकता है, तो वो बराबर हो जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n। बात समझेंगे, NC अल्फा इक्वल टू NC बीटा है तो या तो अल्फा बीटा होगा, या आप इस NC बीटा को लिख सकते हैं कि ये चूंकि NCN माइनस बीटा भी हो सकता है, दोनों तो सेम ही है अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला। तो अल्फा बराबर n माइनस बीटा भी हो सकता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर n हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। चलिए इसके बैक लॉजिक में जाते हैं फिर से। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको कि मान लो आप अपने घर में 4 फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो और 3 ही सीट लगाते हो, तो क्या होता है, आप अगर 3 को बिठाते हो मतलब 1 को छांटते हो। अगर 3 आदमी को बिठा रहे हो, 1 को छांट रहे हो मतलब 1 खड़ा है। अगर खाना शुरू कर दिया, पार्टी शुरू कर दी, खाना शुरू, 3 आदमी खड़ा होकर खा रहा है, 3 आदमी बैठकर खा रहा है, 1 खड़ा होकर मुंह देख रहा है। बड़ा अजीब सा सिचुएशन है। यानी ये तीनों को खिलाते समय अगर कहें कि ये तीनों बैठकर खा रहे हैं मतलब ये रिजेक्टेड है। तो अगर ये तीनों सिलेक्टेड है तो ये रिजेक्टेड है। लेकिन आप उसको इंसेंटिव दे दीजिए कि भाई तो रुकेगा, उसको हम खिलाएंगे भी और घर ले जाने के लिए एक्स्ट्रा पैक करके देंगे, तो यही इंसेंटिव है। यानी कि यही सिलेक्टेड है और यही रिजेक्टेड है। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन हमारे मोटिव पर डिपेंड करता है। अगर हम इस 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं किसी काम के लिए, इसका मतलब डी को रिजेक्ट कर रहे हैं उस काम के लिए, ठीक है। अब उल्टा कर दिए कि डी को सिलेक्ट कर रहे हैं किसी और काम के लिए, इसका मतलब इस 3 को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास 4 आदमी आता है तो 3 का सिलेक्शन मतलब 1 का रिजेक्शन, या 1 का सिलेक्शन मतलब 3 का रिजेक्शन। तो एनसीआर जो होता है इसके 3 मीनिंग होती है। पहली मीनिंग कि एन ऑब्जेक्ट में से आर का सिलेक्शन करना, ठीक है। लेकिन आपको खुद समझना चाहिए कि अगर मान लो कि ए बी सी डी ई एफ जी में मान लीजिए कि अगर हम ए बी डी को सिलेक्ट करते हैं, तो अगर ए बी डी को सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब सी एफ जी को रिजेक्ट करते हैं, या उल्टा कहेंगे सी एफ जी को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये रिजेक्ट करते हैं। तो एनसीआर में अगर हम आर को सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब होता है कि एन माइनस आर को रिजेक्ट करते हैं। इसका उल्टा कि जिस पर्पस के लिए आर को सिलेक्ट कर रहे हैं, एन माइनस आर को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसके उल्टे पर्पस के लिए एन माइनस आर का सिलेक्शन हुआ और आर का रिजेक्शन हो गया। एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई, एन सैनिक है और हमको आर को भेजना है। उसमें ऑब्वियसली कुछ लोग जाना चाहेंगे लड़ने के लिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं भी जाना चाहेंगे। तो लड़ने के लिए जाने वाला अगर पर्पस देखा जाए तो आर को सिलेक्ट करना, इसका मतलब एन माइनस आर को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। इसका उल्टा लीजिए कि नहीं जाना है भाई, अपने किसी आदमी को कहता है भाई तुम मत जाओ बॉर्डर पर, देश भाड़ में जाए, तुम मत जाओ, तो क्या होगा, एन माइनस आर को सिलेक्ट करना कि भाई ये नहीं जाएगा, इसकी जिंदगी बचा लेनी, इस आर को मरने के लिए भेज दो, ठीक है। वो सब पॉलिसीज है, मतलब एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो एनसीआर में अगर आर सिलेक्ट करते हैं मतलब एन माइनस आर रिजेक्ट करते हैं, इसका उल्टा एन माइनस आर सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आर रिजेक्ट होता है। तो इसका तीसरा मीनिंग भी हो जाता है, जब आर सिलेक्टेड है और ये रिजेक्टेड है, या उसका उल्टा ये सिलेक्टेड है तो ये रिजेक्टेड है। एक तीसरा चीज आप देखेंगे कि जो एन ऑब्जेक्ट है जिसे हम एनसीआर कह रहे हैं, इस एन ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांट दिया है आपने। एक पार्ट जो आर ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, दूसरा पार्ट जो एन माइनस आर ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। मतलब एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप है उसको 2 सब ग्रुप में तोड़ना, 1 कंटेनिंग आर, अदर कंटेनिंग एन माइनस आर, ये भी एनसीआर ही कहलाएगा, ठीक है। तो एनसीआर के 3 मीनिंग हुई, in how many ways we can select R object, in how many ways we can reject n minus R object, or in how many ways we can divide a group of n different objects into 2 parts, one part containing R object, other part containing n minus R objects, ठीक है।